लेखनी पकड़ी हुई है उससे कुछ ऐसा अनुपम सा रच जाए। हालांकि हर रचना कालजयी नहीं होती है। आज ये कितना सुंदर समायोजन है। कल से ही मैं देख रही हूँ कि इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के समायोजन में बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का एक तरीके से साहित्य उत्सव ही चल रहा है। साहित्य उत्सव ही है, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नाम में ही उत्सव है। तो हमारा सौभाग्य है, हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, परिचर्चा का जो विषय है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य की आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके स्वागत में दो शब्द कहना चाहूंगी। स्वागत करते हैं प्रसून तब, स्वागत करते हैं प्रसून तब, जब आप खुशी से झूम रहे। आप पधारे द्वार हमारे, आप पधारे द्वार हमारे, हृदय हमारे झूम रहे। दिल से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में आर्यवर्त से हम बात चलें, वैदिक काल से बात चलें, तो बाल साहित्य कोई नया नहीं है। बच्चों को संस्कार, छोटी छोटी कहानी, लघु कथा, कविताएं, गीतों के रूप में हमारी बहुत ही अति प्राचीन परंपरा रही है। याद कीजिए विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, पशु पक्षियों के माध्यम से कितनी कितनी सुंदर बाल कथाएं, और जिनके माध्यम से उस राजगुरु शिक्षक ने अपने राजा के उद्दंड बच्चों को सभ्य बना दिया, शिष्टाचारी बना दिया। पशु पक्षियों की छोटी छोटी नीति कथाएं। हालांकि उस समय क्योंकि हमारे देश में देव भाषा संस्कृत का प्रचलन था, तो ये कथाएं संस्कृत में आई। बाद में उनका विश्व के सर्वाधिक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है। तो ऐसा हमारा देश है जहां बाल साहित्य की कोई कमी नहीं है। इतिहास को खंगालेंगे तो हमारे यहाँ पर गुणी साहित्यकार ऐसे बहुत मिलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हरिकृष्ण देवसरे हैं। एक लंबी साहित्यकारों की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है। और जो मध्यकाल, तो वह तो स्वर्ण युग, गौरव युग। प्रकाश मनु जी ने अपने बाल साहित्य के जब इतिहास की रचना की तो उन्होंने इसको उद्घोषित किया है कि गौरव युग रहा है। स्वतंत्रता के बाद के जो 30-40 साल रहे हैं। तो सर्वप्रथम परिचर्चा को ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय हमारे पास कम है, थोड़ा देर से शुरू हुई है, तो हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर लता विनोद डोभाल, सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि अपने वक्तव्य से हमें रूबरू कराएं। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। यहाँ सभी दिग्गज साहित्यकारों और बैठे महानुभाव सबको प्रणाम करती हूँ। आज का विषय बाल साहित्य। जैसे ही सबने सुना होगा कि बाल साहित्य, सबको अपने बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी, क्योंकि बाल साहित्य विषय ही ऐसा है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे किसी कोने में नादान बचपन हमेशा छुपा रहता है। हम वो जो बचपन के किस्से कहानियां कभी भूल नहीं पाते हैं। जब हमारे कर्तव्य की कुछ धूल चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही कोई विषय सामने आता है, जैसे ही मैंने विषय पढ़ा बाल साहित्य, तो एकदम से सारी धूल हटने लगी और वो पुरानी यादें, दादी नानी की कहानियां, जो चंपक, पंचतंत्र की कहानियां, बचपन की नादानियां, शैतानियां, उत्सुकता, कूदना, नाचना, सब हमें याद आ गया। वो किताबें जो बचपन में पढ़ते थे, वो सभी किताबें याद आई। स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी व पराक्रम, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो आज भी सबको याद रहती है हमेशा।
इसके युगों युगों तक जो देशभक्ति की ज्वाला जलाती रहेगी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी वंदे मातरम एक ऐसी कविता होने के साथ साथ आजादी का नारा और एक राष्ट्रीय गीत बन गई। मेरा शुरू से ही एक वीरों के प्रति सम्मान रहा है, तो मैं भी यही सब कविता पढ़कर थोड़ा वीर रस के बारे में लिखती हूँ और उसी के लिए मैंने अपना एक कार्यक्रम शुरू किया है, वीर नारियां, जो कर्नाटक बेल्ट में पहले लिया है। वहां पे कम से कम 400 ऐसे शहीद हैं जिनके घर में कोई ना कोई शहीद हुआ है, तो हम उनके परिवार को अपने उधर बुलाते हैं, इसलिए कि उनके जो परिवार है उनको एक हीरो जैसा सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि असली हीरो कौन है, मतलब एक ये मुहिम हम चला रहे हैं कि जो हमारे देश के असली हीरो हैं हमें उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, हमारे देश के सभी ने आजादी, जैसे अभी चंद्रशेखर शहीद, भगत सिंह, सब लोगों ने आजादी दिलाई, पर आज जो हमारे बच्चे हैं हम उनको, जो हमारे आसपास जिधर भी शहीद कोई हुआ है या जिनके बच्चे फौज में हैं, हम उनके घर उनको लेके जा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं उनको कि कितनी कठिनाइयों से वो लोग अपने बच्चों को सरहद पर भेजते हैं। क्योंकि बच्चे वो ज्यादा सीखते हैं जो वो देखते हैं। क्योंकि वैसे सबसे, किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। अच्छी किताबें एक चिराग की तरह होती हैं जो पग पग पर हमें निर्देश देती हैं। बाल साहित्य खेल खेल में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। आसपास की बातें, हमारी कल्पना शक्ति को वो करता है। इसके अलावा बाल साहित्य लेखकों की एक कसौटी भी है, क्योंकि आजकल के बच्चे एक हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें भी वैसा ही साहित्य लिखें जो आजकल वो लोग चाहते हैं। उन्हीं के मतलब का, उन्हीं के उसका साहित्य लिखेंगे तो वो लोग बहुत जल्दी उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि साहित्य एक ऐसा वो है, अच्छा साहित्य दिल और दिमाग दोनों को तालीम देता है और हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। और बच्चे, क्योंकि एक साहित्यकार अगर कोई भी एक रचना या एक किताब बनाता है तो वो उसका कितना गहन अध्ययन करता है, फिर उसके बाद एक किताब के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें तो बहुत खुशकिस्मत, हमें ये समझना चाहिए कि कोई किताब हमारे सामने आई है, चाहे वो किसी भ्रमण पे हो या किसी भी चीज पर हो, लेकिन उसका गहन अध्ययन करने के बाद ही वो हमारे सामने आती है। तो मैं सब एक प्रैक्टिकल ही बात करना चाहती हूँ, जो आज के जमाने की बात है कि बच्चे जैसे जो सीखते हैं वही करते हैं। जैसे मेरा बेटा 6 साल का था, तो एक दिन वो जैसे ही उसने बाहर एक सांप आया उसने देखा, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी अगर ये सांप भगवान का होता है तो ये आदमी को क्यों काट खाता है। तो वो उस टाइम बहुत छोटा था, तो मैंने ऐसी 4 पंक्तियां लिखी थी कि बेटा अभी तू छोटा है, दुनिया का रंग समझ नहीं पाता है, यहाँ इंसान इंसान को नहीं छोड़ता, सांप तो फिर भी विषधारी जीवों में आता है। हाँ, फिर इसी तरह जैसे हम लोग एक बार जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था। एक दिन वो बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटल गई, तो उसने 2-3 सरदार जी खड़े थे, उनको देखते ही वो रोने लगा और मेरे पास आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने बताया कि इन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था, ये मुझे भी मार सकते हैं। तो वो छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, फिर उसको अच्छे से उसे बताया कि बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इसके पीछे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो फिर उनको समझाना हमारा एक कर्तव्य होता है। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं कि सब बच्चे आजकल सब क्या कहते हैं कि सब बच्चे विदेश जाते हैं, तो अगर हम अपने दिल से सोचें कि कितने बच्चे विदेश जाते हैं अपनी मर्जी से और कितने बच्चों को हम भेजना चाहते हैं। ज्यादातर हम सबको ही लगता है कि हमारे बच्चे विदेश जाएं आजकल। तो वो जैसे अभी बड़े होते, जैसे मेरा बेटा था, उसने कहा कि मम्मी मैं बाहर नहीं जाना चाहता, पर अगर आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, पर फिर नहीं आया तो आप हमसे मत कहना। तो आजकल सब लोग कहते हैं कि क्या दूरियां हैं, हम स्काइप पे सब देख लेते हैं, बच्चे हमें दिखा देते हैं। तो ऐसे ही मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि जैसे ही स्काइप पे उसको पोता होता है तो उसे दिखाता है दादी को कि तुम्हारी देखो, देख लो माँ तुम्हारा पोता है, देख लो माँ इसको आज। तो जैसे ही दादी ने देखा तो टपका आंख से आंसू, एक हुक से निकली कलेजे में,
दिल किया उठा लूं गोद में लगा लूं छाती से, दिल किया उठा लूं गोद में लगा लूं छाती से। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं अभी तक मॉडर्न क्यों नहीं बन पाई देहाती से। क्यों, हाँ, हम कितने भी मतलब आधुनिक बन जाएं, पर हमारा दिल हमारा मन आज भी वही करता है। क्योंकि ठीक है कि आजकल दिल भी हमारे, आजकल हम यंत्रों के इतने अधीन हो गए कि दिल भी हमारे मशीन हो गए, पर ये वाली पीढ़ी तो अभी भी आज हम लोगों को हमेशा मतलब वो एक भावना, आप देखिए कितना भी व्यस्त रहें, पर जब आप अपने घर जाते हैं या आप जब आराम से लेटते हैं तो सबसे ज्यादा आपको क्या याद आता है? अपना परिवार ही याद आता है ना हम लोगों को। तो जैसे एक संयुक्त परिवार आजकल नहीं रहे, संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत कम हो गई है, लेकिन जितना भी हम सोच सकते हैं या जितना रह सकते हैं उतना हमें रहना चाहिए, आदर्श देना चाहिए। अब जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल, हम टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, हम इसकी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं। जब हम देखते हैं कि जैसे उस पे पढ़ते हैं तो क्या होता है, मैं आपसे पूछ रही थी अपनी पोती से, तो उसने कहा, मैंने कहा तुम्हें किताब पढ़ना अच्छा लगता है या फिर ऐसे अपना लैपटॉप पे देखकर? उसने कहा दादी मुझे किताब पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, आप कहानी सुनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको रोज कहानी सुनाती हूँ, पर इतनी कहानी सुना ली और उसने पढ़ ली कि बोलती अब आपके पास कोई कहानी ही नहीं बची जो आप मुझे सुनाओ। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उसने कहा कि किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमें जो किताब चाहिए उसको हम तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं और उसको पढ़ पाते हैं। तो इसलिए उस चीज को भी हमें देखना है। हम कहते हैं कि टीवी मत देखो, लैपटॉप मत चलाओ, ये मत करो, ठीक है वो कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो ये सब हमको ही सोचना है ना कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, हम उस टाइम उसको कैसे व्यस्त रखेंगे। तो वो सब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम खुद आजकल इतने वो हो गए कि टीवी लैपटॉप इसी पे अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो मैं सोचती हूँ, सबसे ज्यादा 10 साल के बच्चों का समय देना सबसे बड़ी बात है। अगर आप 10 साल के बच्चे तक 1 घंटे का भी समय दे देते हैं तो उसकी जो भी संस्कार की जो जड़ है वो हमेशा के लिए उसकी एक नींव बन जाती है और वो हमेशा रहती है। पर इसके लिए हमें समय देना जरूरी है कि हम लोग जैसे सभी का क्या होता है कि अपने बच्चों को कोई समय नहीं देता, बातें बहुत सब करते हैं, दूसरे के बच्चे की किसी का कुछ भी समस्या होती है तो हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, या पढ़ाई का है या विषय का है तो हम बच्चों को प्यार करें, लेकिन इतनी भी आजादी ना दें। कुछ चीजें तो हमें उसे समझानी भी पड़ती हैं, कुछ दिखानी भी पड़ती हैं। आजकल हम देखते हैं कि सबका एक वो हो गया है, सब क्या कहते हैं कि नहीं आजकल के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, आजकल तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, आजकल तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, पर फिर भी हम लोग अपने घर में अगर शुरू से उसे सारी चीजें सिखाएंगे, जैसे हम लोगों का एक संयुक्त परिवार है, आज भी सब लोग ऐसे ही रहते हैं, किसकी मम्मी है कौन किसका ये नहीं है। तो एक चीज सबसे बड़ा, व्यवहार से बच्चे हमेशा सीखते हैं, जो हम सब व्यवहार करेंगे वही सीखेंगे। आजकल देखिए कि आप बिहार में सब जगह देखते होंगे कि पैसे देकर बच्चों को पास करवाना, या इतनी मतलब जैसे नकल चल रही है, सब कैसे पर्ची सरेआम सब कर रहे हैं। तो अगर ये सरेआम सब चीजें ऐसे हो रही हैं तो फिर हम बच्चों को क्या समझाएंगे, क्योंकि उनको ये सब चीजें सिखाना तो हमारा कर्तव्य है। दूसरा, हमारी जो किताबें हैं वो भी जो शुरू से चली आ रही हैं वही सब हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी आज के जमाने के हिसाब से बदलनी चाहिए कि हम लोग उनको क्या पढ़ाएं क्या करें। तो इस तरीके से जो व्यवहारिक चीज है उस पर ज्यादा ध्यान दें। कि किताबें जब हम लोग उसको बचपन से, जैसे लोरी सब सुनाते हैं, किताबें पढ़ के सुनाते हैं, तो जैसे कि बच्चा एक निर्जीव चीजों के साथ ही रहता है। कभी भी आज सोचिए वो मोबाइल या दूरदर्शन देखकर वो कभी भी फ्रेश नहीं हो सकता, हमेशा उसको एक टेंशन ही रहेगी। और किताब एक ऐसी सच्ची दोस्त होती है, जब वो पढ़ता है तो उसे लगता है कि वो मेरी अपनी है, अगर उसमें हाथ में लेकर वो उसे पढ़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम शुरू से एक एक चित्र दिखाकर बच्चों को ऐसे दिखाएं कि ये क्या है, और हम खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ना सिखाएं। और जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उन सबको
हम सबको पहले आदर्श उसमें लाना होगा, फिर बच्चों को हमें सिखाना होगा। धन्यवाद।